नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पॉस्ट आईसी मेंबर। मैं तो बहुत खुश हूं ये वीडियो से आपसे मिलन हो रहा है। अभी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो एचआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जून मंथ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ साथ जो कुछ सर्कुलर आया था मई 2025 में और जो कुछ जजमेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है वो एचआर के बारे में वो भी हम जरूर देखेंगे। और जो कुछ ट्रेनिंग होने वाला है ये महीने में मेरा ऑर्गेनाइजेशन से जो कुछ ट्रेनिंग हो रहा है वो उसके बारे में भी हम बताएंगे। हम अभी तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के बारे में देखेंगे। जून मंथ 2025 का स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो बहुत कम है। ये ईपीएफ और ईएसआई का कंप्लायंस जरूर, ये तो यूजुअल कंप्लायंस है। मई 2025 महीने का जो कुछ वेजेस दिया उसके लिए ईसीआर चालान और ईएसआई चालान हम तो 15 जून के पहले और 15 जून पे करना पड़ता है। 15 जून तो संडे है, ये तो ध्यान में रखना चाहिए। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल वर्कर है तो अब उनका रिटर्न्स ऑन और बिफोर 15 जून करना पड़ता है। एक क्वेश्चन है, अभी तो ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, ये तो इनवॉलंटरी ट्रांसफर है। इनवॉलंटरी मतलब कोर्ट ने जजमेंट दिया है उनको वो ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना, या नहीं तो बैंक लेकर वो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो तो सेल करता है। उस समय में जो कुछ पीएफ ड्यूज है उस ऑर्गेनाइजेशन से वो उनका लायबिलिटी, वो पीएफ ड्यू का लायबिलिटी जो कुछ परचेस करते हैं उनका जाएगा, नहीं तो जो कुछ ओनर है, पहला ओनर है, उनके पास ही होगा। ये तो आपके लिए क्वेश्चन है, थिंक कर दीजिए। वो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ये वीडियो के अंत में उनका आंसर हम देंगे। ये महीने में जो कुछ ट्रेनिंग है ये तो डायरेक्ट ट्रेनिंग है। ये तो चेन्नई वंडलूर में 21 मई होने वाला है। पीएफ कंप्लेंट सब कुछ पीएफ को बेसिक से और मास्टर होने के तक जो कुछ आपको नॉलेज चाहिए उसके बारे में ये वर्कशॉप जरूर आपको महत्वपूर्ण होगा। इसको जो कुछ आप तो ज्वाइन करना है तो आप तो चेन्नई में है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कुछ चेन्नई में नहीं है आप तो ये वेबिनार से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ट्रेनिंग में। आज ये महीने में पेरोल का एक ट्रेनिंग है, वो तो इंग्लिश में होगा। आने वाले 8 जून में वो ट्रेनिंग होने वाला है। ये ट्रेनिंग अटेंड करने से, ये तो वर्चुअल ट्रेनिंग है, आपको एमएस टीम्स ऐप से आप अटेंड कर सकते हैं। ये तो आप पेरोल से मास्टर हो जाएगा और पेरोल में आपको तो कैरियर बिल्डअप करना है तो ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना है। पेरोल का जो कुछ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, पीएफ, ईएसआई, बोनस, जो कुछ आपको जरूर नॉलेज होना वो सब कुछ आ जाएगा। और सैलरी कॉम्पोनेंट्स क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप पेरोल में प्रोसेस कैसा होता है और रिपोर्ट्स कैसा देना है, ये सब कुछ पेरोल को आप मास्टर हो सकते हैं। ये इसका ट्रेनिंग तो 8 जून होने वाला है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो तमिल में होगा। ये भी वर्चुअल है, 22 मई में होता है। ये वर्चुअल ट्रेनिंग तो ऐसा होता है, मॉर्निंग 9 to 12 क्लास होता है, ब्रेक तो 12 to 2 PM होता है, और एक बार 2 to 5 PM एक क्लास होता है। ऐसा फुल डे वर्चुअल सेशन होने वाला है। डिटेल तो दिनेश को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर भी इसमें गया है। ये शाम सेशन ये भी हाँ, हम तो ये महीने तक करते ही रहते हैं। 2 आवर्स का सेशन है, ये तो इंग्लिश में भी होगा। इंग्लिश में जो कुछ ट्रेनिंग है 2 आवर्स का सेशन वो तो संडे और थर्सडे में होता है। स्किल मैट्रिक्स और पीएफ मंथली कंप्लेंट्स के बारे में होने वाला है। ये 2 आवर्स का सेशन है जो आपको वर्चुअल मोड में मिलेगा। और टेक्निकल सेशन भी हम करते हैं, ये भी वर्चुअल मोड है। जो कुछ अमेंडमेंट आया, जो कुछ सर्कुलर आया एचआर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सर्कुलर के बारे में हम देखेंगे। त्रिपुरा वो तो फैक्ट्रीज रूल्स को अमन कर दिया है। जहां अमन आप देखें तो चैप्टर 9 सेक्शन 87 में रूल 160 उनका स्टेट का रूल है। 87 में 32 डेंजरस ऑपरेशन के बारे में दिया गया है। वो डेंजरस ऑपरेशन में हम वर्कर्स को एंगेज करने के समय क्या क्या करना है उसमें दिया गया है। अभी तो त्रिपुरा गवर्नमेंट क्या किया तो वुमेन वर्ड को रिप्लेस करके
प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, जो कुछ बच्चे को लिए दूध देता है और प्रेग्नेंट है, वो वुमेन को प्रोहिबिशन, वो ऑपरेशन में नहीं एंगेज करना है, ऐसा अमेंडमेंट आया है त्रिपुरा से। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये कल्याण योजना आपको तो मालूम है, ईएसआई में जो कुछ कवर्ड है आईपी है, उनको तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ईएसआई कॉर्पोरेशन उनको हेल्प करता है। इसके लिए आया ये स्कीम तो इंट्रोड्यूस किया है 2018 में। ये स्कीम को अभी एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2026। ये एलिजिबिलिटी क्या है तो 2 साल वो तो मेंबरशिप होना है और 78 डेज का कंट्रीब्यूशन ईएसआई में देने से उनका एलिजिबिलिटी होगा। वो आईपी जो अब अनएम्प्लॉयमेंट, काम तो नहीं मिला है, ऐसा समय में ईएसआई को अप्रोच करने से 90 डेज का वो तो वेतन वेजेस उनको मिलेगा। शी बॉक्स आपको तो मालूम है, 5 कंप्लेंट्स अभी करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शी बॉक्स इंट्रोड्यूस किया है। ये तो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में हमारा एस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज को रजिस्टर करना पड़ता है। वो करने के बाद हम हमारे बारे में, आईसी के बारे में ऐसा भी हम तो इंफॉर्मेशन देना है। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 15 मई तक, उसके पहले जरूर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा सर्कुलर को हम देख सकते हैं। और तमिलनाडु में शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में वो एक्ट में जो कुछ अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट तो 24/7 वो ऑफिस को ओपन रखने के लिए ये एक्सटेंशन है। ऑलरेडी वो तो है, वो प्रोविजन तो है 24/7 आप तो एस्टैब्लिशमेंट को या आईटी ऑफिस को या शॉप को ओपन करके रख सकते हैं, लेकिन वो डेली वर्किंग आवर्स, वीकली वर्किंग आवर्स वो तो पालन करना पड़ता है। उसका एक्सटेंशन अभी 3 years दिया है 4 जून 2028 तक। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट फैक्ट्रीज रूल्स को अमल किया है। ये कुछ अमल तो चैप्टर 4A में वो तो में क्या है, हजार्डस प्रोसेस के बारे में बताता है। जो कुछ जो जरूर हम तो मालूम पढ़ना है, वो सेफ्टी प्रोविजन जो कुछ हजार्डस प्रोसेस में हम तो पालन करना पड़ता है फैक्ट्री में, हजार्डस प्रोसेस में। और नया रूल को ऐड कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये नया रूल तो जो जहां एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हैं, वो ऑपरेशन है, उसमें रिएक्टर्स को आप उपयोग करते हैं तो उस समय जो कुछ सेफ्टी का पालन करना है उसके बारे में यह रूल बताता है। और अंडमान निकोबार फैक्ट्रीज एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया है, इससे सेक्शन 54 का अमेंडमेंट है। ये तो डेली हम वर्किंग आवर्स के बारे में बताता है हमको। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में सेक्शन 54 में 8 और 9 आवर्स वो एक वर्कर तो काम कर सकता है। अभी अंडमान निकोबार है उसको रिप्लेस वो 10 आवर्स का एक्सटेंड कर दिया है टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को लाने के लिए, ऐसा ये ऑर्डर तो बताता है। और पीएफ से एक अच्छा न्यूज है, खबर तो 8.25 इंटरेस्ट हमको मिलता है पीएफ में ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। और पीएफ से अनदर सर्कुलर है, ये सर्कुलर तो यूएएन एक्टिवेशन, हम तो यूएएन हमारे सभी एम्प्लॉय को यूएएन एक्टिवेट करना पड़ता है। ये एक्टिवेशन का मतलब वो तो बैंक अकाउंट, आधार तो सीड करना पड़ता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो है कैसे यूएएन को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो वीडियो तो तमिल, इंग्लिश, हिंदी में है। आप तो ये वीडियो का लिंक आपका एम्प्लॉइज को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से एम्प्लॉय खुद ये एक्टिवेशन कर सकता है। उसका डेट तो एक्सटेंशन तो 30 जून तक अभी दिया गया है ईपीएफ से। कई बार ये तो एक्सटेंशन आया है, वो अभी अंत एक्सटेंशन होगा अभी। और पीएफ का क्लेम, ट्रांसफर क्लेम्स, जो कुछ एम्प्लॉइज तो एक ऑर्गेनाइजेशन से अनदर ऑर्गेनाइजेशन जाता है, अभी तो पीएफ तो ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी तो ट्रांसफर तो ऑटोमेटिक हो गया है। ट्रांसफर, पहला ट्रांसफर में ये ओवरलैपिंग, वो जब ये ऑर्गेनाइजेशन से गया डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइन, जो कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया वहां डेट ऑफ ज्वाइन, ये तो ओवरलैप है तो ये रिजेक्ट करते ही रहता है ईपीएफ। अभी तो वो ओवरलैप को कंसिडर नहीं करेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा है ये सर्कुलर। और जजमेंट के बारे में देखे हैं, जो कुछ जजमेंट हम ये वीडियो में देते हैं, उसके अलावा भी कई जजमेंट्स है। आप तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके देखते ही रहेंगे। इसलिए मैं तो ये महीने तक एक वीडियो में एक जजमेंट के बारे में बताएंगे।
अभी तो अपॉइंटमेंट लेटर, ये जब अपॉइंटमेंट लेटर हम आप एम्प्लॉय को देते हैं उसमें जूरिस्डिक्शन, ये जूरिस्डिक्शन में भी डिस्प्यूट आया तो आप केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा एक शर्त है। वो तो जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया है वो एम्प्लॉय तो साइन करके एक्सेप्ट करके काम में आता है, उसके बाद वो नहीं अमन कर सकता है। देखिए आप तो हरियाणा में हैं, हरियाणा हाईकोर्ट में वो जो रिस्ट्रिक्शन दिया है ये अपॉइंटमेंट लेटर में, वो एम्प्लॉय तो चेन्नई से आया है, चेन्नई के हम जहाँ आकर वहां से केस फाइल कर सकता है तो नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट दिया है। और ईएसआई पेमेंट का लाइबिलिटी एजेंट को भी होता है, एजेंट भी कौन है एजेंट, तो वो भी मैनेजिंग एजेंट ओनर है ऑक्यूपायर है, इसलिए उनको भी लाइबिलिटी है ईएसआई पेमेंट में, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इंश्योरेंस एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, जब एम्प्लॉय काम करते रहता है उस समय एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जो कुछ काम में आने के समय आप जाने के समय एक्सीडेंट हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, तब तो एम्प्लॉयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। वो तो इंश्योरेंस में हम तो पॉलिसी ले लिया तो इंश्योरेंस कंपनी वो कॉम्पनसेशन को देगा। वो लेट हो गया, वो जो कुछ 30 डेज में देना है तो देना है, वो लेट हो गया तो पेनाल्टी आएगा, वो पेनाल्टी कौन बेयर करेगा, कौन देगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय देना पड़ता है क्योंकि इंश्योरेंस प्रोवाइडर को देने के लिए आवश्यकता नहीं है, ये तो इंश्योरेंस क्या किसके लिए किया है, जो कुछ कॉम्पनसेशन आएगा वो देने के लिए दिया है, वो पेनाल्टी के बारे में वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। देखिए वो बेनिफिट तो एक ही है, 26 वीक देना है तो देना है। ये केस में क्या हुआ तो 3 महीने तो लीव में था ये महिला, डिलीवरी के बाद वो तो एप्लीकेशन दिया, एम्प्लॉयर क्या किया तो 3 मंथ्स को लीव दे दिया। ये तो कैसा माना अच्छा है, जरूर गलत है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट है तो 26 वीक्स ऐसा ही है, 24 वीक्स मैटरनिटी और 13 वीक्स में ऐसा नहीं है, वो मैटरनिटी बेनिफिट है तो 26 वीक देना पड़ता है। और ट्रेनिंग प्रोबेशन ग्रेजुटी जब देना है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ लिविंग तक देना है। वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनी आया, वो एक साल तो ट्रेनी में था, ये 1 ईयर प्रोबेशन में था, वो तो लेना है या नहीं लेना, ये तो जरूर जरूर जब आते हैं ग्रेजुटी में वो प्रश्न आता है। कोर्ट अगेन और एक जजमेंट दिया है, जरूर ट्रेनी प्रोबेशन वो डेट भी लेना है ग्रेजुटी कैलकुलेशन, क्योंकि एक्ट अप्रेंटिस के बिना जो कुछ अपॉइंटमेंट देते हैं आप, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ग्रेजुटी देना पड़ता है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है। ईएसआई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को कौन ईएसआई चलान को पे करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को तो जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं पे करते हैं तब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जरूर पे करना पड़ता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। और डोमेस्टिक इंक्वायरी होता है, जब डिस्प्यूट आया है, एक मिसकॉन्ट्रैक्ट के लिए हम तो शोकस नोटिस दे दिया, शोकस नोटिस के बाद हम तो डोमेस्टिक इंक्वायरी करते हैं, उस समय डोमेस्टिक इंक्वायरी करने के समय वो एक आदमी को साथ ले आ सकते हैं, वो डिप्राइव्ड अग्रीव्ड पर्सन जब लेता आता है, एक जो कुछ काम करता है उनको लेकर आ सकता है। ये आदमी ने पूछा है मैं लॉयर को लाऊं, क्योंकि मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ एचआर है वो तो एलएलबी ग्रेजुएट है, इसलिए मैं लॉयर को लाऊं, ऐसा पूछे तो नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट तो मना कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता है। और ऑफर लेटर जब हम देते हैं वो एम्प्लॉय वो कैंडिडेट को साइन करने से ही कंफर्म होगा, नहीं है तो वो तो प्रूव नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ नहीं है, ऐसा भी एक कोर्ट जजमेंट आया था। अभी तो देखेंगे किसका आंसर। सेक्शन 17B पीएफ एक्ट देता है ट्रांसफर होने के समय लायबिलिटी किसके पास होगा, ये तो वॉलंटरी ट्रांसफर है, वॉलंटरी ट्रांसफर सेल से, गिफ्ट देने से, लीज से, लाइसेंस से होता है, तब जो कुछ ट्रांसफर करता है जो कुछ ट्रांसफर लेता है दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब इनवॉलंटरी ट्रांसफर होता है कोर्ट से बैंक से, ऐसा होने के समय ट्रांसफर करता है ना, उनका ही लायबिलिटी होगा, वो लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा ही ये पहला तो जजमेंट भी है इसके लिए, तो हम तो जरूर
होना है, जब इनवॉलंटरी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर जिससे होता है उनको ही लाइबिलिटी होगा, ट्रांसफर लेने के आदमी को नहीं होगा। धन्यवाद है ये वीडियो को देखने के लिए। जरूर आपका एचआर फ्रेटर्निटी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जो कुछ आप चाहिए तो वो तो कमेंट भी कर सकते हैं, जरूर हम वीडियो से उत्तर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।